जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एयरक्राफ्ट रिफ्यूलिंग के लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग होगी वर्चुअल रियलिटी सिस्टम से। भारत रशिया की सबसे एडवांस रडार को खरीदने के एडवांस स्टेज में। भारत सरकार एक कॉम्प्रहेंसिव एंटी ड्रोन यूनिट को करेगी क्रिएट। भारत की रूलिंग पार्टी ने अमेरिका पर भारत को अस्थिर करने का लगाया आरोप। और प्रोजेक्ट 75I में होगी फिर से देरी। इंडियन एयरफोर्स ने चितकारा यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन के साथ एक एडवांस वर्चुअल रियलिटी सिस्टम को विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल न्यूली इंडक्टेड अग्निवीर्स को एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग वाली प्रोसेस के लिए ट्रेन करने के लिए किया जाएगा। और ये जो वर्चुअल रियलिटी सिस्टम है कि ट्रेनीज को एयरक्राफ्ट और उसके सब सिस्टम्स के बारे में एक रियलिस्टिक वर्चुअल इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और इससे पहले इस तरह की ट्रेनिंग के लिए जो एक फिजिकल एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती थी, तो वो जरूरत इस VR सिस्टम से ही पूरी हो जाएगी और ट्रेनीज को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में और भी आसानी से प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ये जो सिस्टम है ये कंप्रेस टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, ताकि अग्निवीर्स की ट्रेनिंग में यूटिलाइज होने वाला जो ओवरऑल टाइम है तो उसको भी रिड्यूस किया जा सके। और अभी जो इस तरह का पहला सिस्टम विकसित किया गया है तो उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर्स की रिफ्यूलिंग वाली प्रोसेस के लिए ट्रेन करने के लिए किया जाएगा। और इसी सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में मौजूद अन्य एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग के लिए भी मॉडिफाई किया जा सकता है। और ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है कि जो सिस्टम है ये एयरफोर्स को हैंड ओवर कर दिया गया है और इस परियोजना को पूरा करने में लगभग 6 महीनों का समय लगा है। द संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत रशिया की एक बेहद ही एडवांस रडार सिस्टम को खरीदने वाले डील को अंतिम रूप देने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उम्मीद जताई गई है कि जो डील है इसकी वैल्यू $4 बिलियन से ज़्यादा हो सकती है। और इसको लेकर जो बातचीत है वो अपनी एडवांस स्टेज में है। और इस डील में रशिया से जिस रडार सिस्टम को खरीदने की बात की जा रही है तो उसका नाम है वोरोनिश, जो कि एक अर्ली वार्निंग रडार है। और बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट और ऐसी अन्य एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करने की इसकी जो रेंज क्लेम की जाती है वो 6000 से 8000 किलोमीटर तक है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस डील पर बात करने के लिए रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स के सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स, जिसका नाम है अल्माज एंटे, तो उनके 10 मेंबर्स की एक टीम भारत आई थी। और भारत की अपनी इसी विजिट के दौरान उन्होंने इस डील में शामिल अन्य सभी ऑफसेट पार्टनर्स के साथ मीटिंग और इंटरेक्शंस किए थे। और रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इस डील में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इस रडार सिस्टम का 60% तक का हिस्सा भारत में ही इंडियन पार्टनर्स के साथ मैन्युफैक्चर होने की बात की गई है। लेकिन फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि रशिया ने इस रडार सिस्टम के किस वर्जन को भारत के लिए ऑफर किया है। और ना ही ये स्पष्ट है कि क्या भारत ने इसी सेम रडार सिस्टम के किसी अपग्रेडेड वर्जन के लिए रिक्वेस्ट किया है या नहीं। और फिलहाल अभी वर्तमान समय में दुनिया में केवल रशिया, चीन और US ही हैं जिनके पास 5000 किलोमीटर से भी अधिक की रेंज वाले रडार सिस्टम्स हैं। बाकी अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत रशिया के इस रडार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थापित कर सकता है। और रशिया इस रडार सिस्टम को लगभग 2012 से इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह के 10 सिस्टम्स को रशिया ने डिप्लॉय कर रखा है। और आपको बता दें कि इसी रडार सिस्टम का एक और एडवांस वर्जन है जिसकी डिटेक्शन रेंज 10,000 किलोमीटर तक है और वो एक बार में 500 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ट्रैक करने में सक्षम है। और रशिया ये भी क्लेम करता है कि उनकी ये रडार एक फुटबॉल के साइज जितने टारगेट को भी 8000 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की तरफ से कहा गया कि भारत के बॉर्डर्स को UAV जैसे थ्रेट से सिक्योर करने के लिए भारत जल्द ही एक कॉम्प्रहेंसिव एंटी ड्रोन यूनिट क्रिएट करेगा। और अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर जो लेजर इक्विप्ड एंटी ड्रोन गन सिस्टम्स को तैनात किया गया था तो उनके जो शुरुआती रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहजनक रहे हैं। और जिससे ड्रोन्स के डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन वाले जो केसेस हैं वो 3% से 55% तक बढ़ चुके हैं। और उनका ये भी मानना है कि जो ये ड्रोन वाला थ्रेट है ये आने वाले दिनों में और भी गंभीर होता जाएगा। तो इसलिए इस इशू को टैकल करने के लिए हमें होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की ज़रूरत है, जिसमें हमें DRDO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करना है। और इसके लिए आने वाले समय में देश के लिए एक कॉम्प्रहेंसिव एंटी ड्रोन यूनिट को भी क्रिएट किया जाना है। वैसे ड्रोन से याद आया, अगर आपको जानने में दिलचस्पी है कि भारत की ड्रोन आर्मी कितनी कैपेबल है तो उस पर एक बहुत ही स्पेशल सीरीज DA शो पर अपलोड की गई है, जिससे आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप पर। तो इसलिए अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि ये अपनी तरह का पहला ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जो कि डेडिकेटेड है डिफेंस सेक्टर को। 6 और 7 दिसंबर को एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड के द्वारा 2 दिन की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह मौजूद थे। और इस दौरान युद्ध लड़ने के लिए एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को सुनिश्चित करने और मल्टी डोमेन वॉरफेयर को जीतने के लिए एडवांस ट्रेनिंग की जरूरत जैसे इश्यूज को डिस्कस किया गया था। और इस दौरान कई अलग अलग महत्वपूर्ण एरियाज पर भी फोकस किया गया है।
इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमेरिका पर भारत को अस्थिर करने के लिए अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और उनके डीप स्टेट एलिमेंट्स पर आरोप लगाए गए थे कि ये सभी मिलकर भारत को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। और बीजेपी की तरफ से भी दावा किया गया कि उनके पास सबूत हैं कि जो OCCRP है तो इसको 50% तक की फंडिंग यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट से मिलती है और यही OCCRP अडानी ग्रुप और सरकार के बीच रिश्तों को लेकर झूठे और बेबुनियाद आरोपों के जरिए भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो बीजेपी के इस आरोप पर अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया है कि यह बेहद ही निराशाजनक है कि भारत में रूलिंग पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है, बल्कि अमेरिका लंबे समय से दुनिया भर में मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थक रहा है और इन संगठनों के द्वारा उनके एडिटोरियल डिसीजंस को प्रभावित नहीं करता है। वैसे आपको बता दें कि ऐसा पहली बार है जब भारत में बीजेपी द्वारा सीधे अमेरिका पर ही आरोप लगाए गए हैं। इंडियन नेवी का जो प्रोजेक्ट 75I है तो उसको लेकर अभी तक जो अपडेट्स आए थे उनमें ये कहा गया था कि इस परियोजना में जो 2 मेन कंपनीज कॉम्पीट कर रही हैं, जिसमें से एक है स्पेन की नेवेंतिया और दूसरी है जर्मनी की थाइसेनक्रप। तो इन दोनों कंपनीज के AIP सिस्टम्स के ट्रायल्स हो चुके थे और उन ट्रायल्स के क्या आउटकम्स हैं उनकी समीक्षा की जा रही थी। लेकिन अब फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इस वर्ष की शुरुआत में इन दोनों AIP सिस्टम्स के जो ट्रायल्स हुए थे तो उनके आउटकम्स का जो रिव्यू है अब वो फिर से किया जाएगा, जो कि इसी तरफ संकेत करता है कि जो ये प्रोजेक्ट 75I वाला प्रोग्राम है तो अब इसमें और भी देरी देखने को मिल सकती है। और कहा गया है कि जर्मनी ने जो AIP सिस्टम दिया है वो प्रूवन तो है, लेकिन उसे छोटी सबमरीन्स के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और अगर इंडियन नेवी उसे बड़ी सबमरीन्स में अडेप्ट करेगी तो फिर उसके लिए कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। और जर्मनी के AIP सिस्टम को उन बड़ी सबमरीन्स में अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है जिस तरह की सबमरीन्स इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75I के अंडर बनाएगी। और जबकि स्पेनिश फर्म द्वारा जो AIP सिस्टम ऑफर किया गया तो उसको लेकर ये कहा गया कि ये एक एडवांस AIP सिस्टम जरूर है, लेकिन इसको पूरी तरह से ऑपरेशन रेडी होने में भी थोड़ा समय लगेगा और कहा गया है कि ये 2026 से पहले सर्विस में एंटर नहीं होने वाला है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 के वॉर में इंडियन नेवी ने अपने ऑपरेशन पाइथन को लॉन्च किया था। आज के दिन 1971 के वॉर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर राजेंद्र सिंह रजावत वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज का वो दिन है जब 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में हमने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनके साथ साथ उनकी वाइफ मिसेस मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लीडर, लेफ्टिनेंट कर्नल H सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर K सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप A, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र सिंह, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक B साई तेजा को खोया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन पाइथन में इंडियन नेवी की कौन सी वॉरशिप्स इस्तेमाल की गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।